जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है, कह रहा है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, पूछा जाता है। तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम घी बनाने में निकेल एनआई उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी कृत्रिम घी है, इसको बनाने में निकेल एनआई उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हैवर विधि से अमोनिया गैस बनाने में लोहे का चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि अमोनिया की हैवर विधि में किस किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो Fe लोहा, लोहा का जो चूर्ण होता है उसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिए, अमोनिया के हैवर विधि में Fe यानी कि लोहा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, अमोनिया की जो हैवर है, हैवर विधि से अमोनिया बनाई जाती है, तो अमोनिया बनाने में Fe उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, लोहे का चूर्ण दिया हो तो लोहे का चूर्ण सही करेंगे, अगर Fe लोहा लिखा है तो वो करेंगे। ठीक दोस्तों, अगला, स्वर्ण यानी कि सोना और प्लेटिनियम ऐसी धातु हैं जिनका संक्षारण नहीं होता, अर्थात ये संक्षारण मुक्त हैं। कहने का मतलब पूछा जाएगा ऐसी कौन सी धातु हैं जिनका संक्षारण नहीं होता, यानी कि वायु और नमी का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें जंग नहीं लगता, कहने का मतलब है। तो सोना और प्लेटिनियम ऐसी धातु हैं जिनका संक्षारण नहीं होता, अर्थात ये संक्षारण मुक्त है। अगर पूछा जाए कौन सी धातु है जो संक्षारण मुक्त है, तो सोना और प्लेटिनियम है। ध्यान रखना, सोना का प्रतीक Au होता है और प्लेटिनियम का Pt होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, फलों के रस का परीक्षण में सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है जो फलों का रस है या अचार मुरब्बा वगैरह रखा जाता है तो संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। तो फलों के रस का परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसका, सोडियम बेंजोएट का। फलों का जो रस है उसमें अगर परीक्षण किया जाता है, परीक्षण माने यानी संरक्षण के खराब ना हो, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा फलों का जो रस होता है वो खराब ना हो तो उसका परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। ध्यान रखिएगा, एक रसायन है। अगला है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है। तो जब व्यक्ति कोई गाड़ी में बैठा है, चलती में, ट्रेन में या किसी में, तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। ध्यान रखना, चलती गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति में गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होती हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, और ऊपर उठाए हुए हथौड़े में, जैसे ऊपर से हथौड़े को उठा के चोट मारते हैं तो उठाए हुए हथौड़े में गुरुत्व स्थित ऊर्जा होती है। क्या होती है, गुरुत्व स्थित ऊर्जा। ध्यान रखना, क्या होती है, गुरुत्व स्थित ऊर्जा। ऊपर उठाए हुए हथौड़े में गुरुत्व स्थित ऊर्जा होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, किलोवाट ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक या ऊर्जा की इकाई इसी को बोलते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वरी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता, ये प्रदूषण मुक्त है। दोस्तों, पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वरी ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा में प्रदूषण होता है कि नहीं होता। तो ये बिना प्रदूषण रहते हैं, इनमें कोई प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, ये प्रदूषण मुक्त है। ध्यान रखिए, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा हवा से प्राप्त होती है, ज्वरी ऊर्जा है और भूतापी, ठीक है, में कोई प्रदूषण नहीं होता, ये प्रदूषण रहित होती हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। पूछा जाता है सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश ऊर्जा को ही ऊष्मीय ऊर्जा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, सौर ऊर्जा जीवन में शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा है, स्रोत है। ध्यान रखिए, पूछा जाएगा कि जीवन में शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जीवन में शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा जीवन में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है, यह सबसे बड़ा स्रोत है। ध्यान रखना, सौर ऊर्जा। ठीक, और सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के समय होता है। पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कब होता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है सौर ऊर्जा का उपयोग। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण के समय, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसको तभी ध्यान रखना, तब सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अगला,
संसार का पहला सुपर फाइन बायोटेक चावल कौन सा है? तो पूसा 1460, ध्यान रखिएगा। संसार का पहला सुपर फाइन बायोटेक चावल जिसमें सुगंध होती है, सुगंध, तो पूसा 1460, कौन सा? पूसा 1460, ध्यान रखिएगा। संसार का पहला सुपर फाइन बायोटेक चावल जिसमें सुगंध पाई जाती है वो है पूसा 1460, ये इसकी वैरायटी नाम है, ठीक है। अगला है, चावल में आयरन खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पूछा जाता है चावल में कौन सा पाया जाता है खनिज? तो आयरन, आयरन का मतलब लोहा होता है, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो खून की वृद्धि करता है, ध्यान रखना। चावल में आयरन खनिज पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। प्रचुर का मात्रा होता है अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो चावल में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयरन खनिज पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ध्यान रखिएगा। अगला है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन चावल का एक गोल्डन राइस जो है एक चावल की वैरायटी है, इसको गोल्डन चावल बोलते हैं। यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्धित चावल की किस्म है, ध्यान रखना। पूछा जाता है गोल्डन राइस क्या है? तो ये आनुवांशिक रूप से परिवर्धित चावल की किस्म है। ये विटामिन ए से परिपूर्ण होती है। तो गोल्डन राइस में पूछा जाता है कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। तो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है, ध्यान रखना, गोल्डन राइस में। ये सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत है। तो चावल राइस में गोल्डन राइस बोला जाता है इसी को, या गोल्डन चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए। और ये पूछा जाएगा कि आनुवांशिक रूप से परिवर्धित चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए से परिपूर्ण होती है। और ऐसा पूछा जाता है कौन सा चावल आनुवांशिक रूप से परिवर्तित है? तो वो है गोल्डन राइस, ठीक। अगला, धोए और पके हुए चावल में थायमीन और निकोटिनिक अम्ल पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दोस्तों, यदि हम चावल को ज़्यादा धुल दें या ज़्यादा पका दें तो उसमें जो थायमीन पाया जाता है, चावल की जो, ध्यान रखना, परत में थायमीन पाया जाता है जो ऊपर से उसका, अगर उसको हम अच्छी तरह से धुल दें और ज़्यादा पका दें तो जो थायमीन और निकोटिन अम्ल है वो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वो निकल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चावलों को ज़्यादा धुलना और ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो थायमीन और निकोटिन अम्ल जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, कम उबले चावल में थायमीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों, यदि अगर हम कम पकाते हैं, चावल को कम उबालते हैं तो उसमें थायमीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। चावल को अगर हम कम उबालें तो कौन सबसे अधिक होता है? थायमीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर ज़्यादा उबाल देंगे तो थायमीन की मात्रा क्या होती है? नष्ट हो जाती है, ध्यान रखना। यदि चावल को धुल दिया जाए तो थायमीन विटामिन नष्ट हो जाती है। और यह भी पूछा जाता है यदि चावल को धुल दिया जाए तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो थायमीन विटामिन नष्ट हो जाती है, ध्यान रखना। यदि चावल को हम धुल दें तो कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो थायमीन। तो इसलिए चावल को ज़्यादा धुलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ना, थायमीन विटामिन जो होती है नष्ट हो जाती है। अगला है, चावल के कण में 10 से 15% तेल पाया जाता है। जो चावल का कना होता है, यानी कि भूसी, जो चावल की कना होता है, जो पौधा होता है उसको कना बोला जाता है। तो चावल के कना होता है, जैसे प्याज का कना होता है, धान का कना होता है, तो उसमें 10 से 15% तेल पाया जाता है, ध्यान रखें। चावल के कने में 10 से 15% तेल पाया जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। पूछा जाता है कि चावल के कण में कितने % तेल पाया जाता है? 10 से 15%। अगला है, गेहूँ में जैंथुल पिगमेंट पाया जाता है। पूछा जाता है दोस्तों कि गेहूँ में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो जैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये गेहूँ में, ध्यान रखना, गेहूँ में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो जैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? जैंथोफिल, ध्यान रखना, जैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है गेहूँ में। और गेहूँ में कौन सा रोग लगता है? तो करनाल बंट। करनाल बंट किससे संबंधित है? गेहूँ से। ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि गेहूँ में कौन सा रोग लगता है? तो करनाल बंट। और करनाल बंट का संबंध किससे? तो ये गेहूं से संबंधित है, क्योंकि गेहूं में ये रोग लगता है, कौन? करनाल बंट, ध्यान रखिएगा। गेहूं में लगने वाला रोग कौन सा? करनाल बंट। और करनाल बंट किस फसल से संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है? तो गेहूं से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।